हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे और अच्छी जबरदस्त तैयारी चल रही होगी आपकी। अब आज हम लेकर आ रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के जो भूगोल की जो हमारी श्रृंखला चल रही है पेपर्स की, उसमें आज हम लेकर आ रहे हैं झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिला, यहां से हम पेपर लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, यहाँ पर काफी अच्छे क्वेश्चन भी हैं जो अलग हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। हाँ, तो हम शुरू करते हैं झुंझुनू जिले को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न को हम लेते हैं, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं आपको, यहां से जो ऊपर दिख जाएगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी पेपर्स में नहीं आया, पहली बार यहां पर आया है। मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन अलग मिलेंगे आपको यहां पर। देखिए, ग्रामीण बस्तियों में वर्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। वर्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। अब आप देखो, मैं पेपर को हल करने का तरीका बता रहा हूं, रिवीजन करने का। आपके दिमाग में वर्ताकार प्रतिरूप क्लिक करे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कहां पढ़ा। आपके दिमाग में आएगा कि ग्रामीण बस्तियां पढ़ी। ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की थी आपको पता है कि हमने ग्रामीण बस्तियां पढ़ी। मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं बेटा, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, समझिए आप। आपने पढ़ी, पहले गुच्छित बस्तियां पढ़ी थी, ठीक है। फिर आपने एक अर्ध गुच्छित बस्ती पढ़ी थी, ठीक है। एक आपने फिर पल्ली पढ़ी, है ना, पल्ली है, ढानी कह सकते हैं हम उसको। और फिर आपने एकाकी बस्ती पढ़ी। अब इनमें से गुच्छित बस्तियां थी, वो ज्यामितीय आधार पे कई प्रकार की थी, जिसमें से आप कह सकते हैं रेखीय प्रतिरूप था, वर्ताकार प्रतिरूप था, अरीय प्रतिरूप था। ये पढ़ा था हमने। तो यहां पर बात हो रही इस प्रतिरूप की, वर्ताकार प्रतिरूप की। यानी क्वेश्चन कहां से है, समझिए आप। क्वेश्चन को आप पढ़ तो यहां पर वर्ताकार प्रतिरूप रहे, क्लिक आपको वहां पर करना है, समझ रहे आप। तो वर्ताकार प्रतिरूप कहां पाया था? किसी तालाब, कोई झील है, कोई किला है, उसके सहारे। तो ऑप्शन ए, नदियों के सहारे नहीं, नदियों सड़कों के सहारे कौन सा पाया जाएगा? रेखीय प्रतिरूप पाया जाएगा। जहां पर इस तरीके से मान लीजिए को रेल मार्ग है, तो यहां पर सड़क, जो यहां पर मकान बनेंगे यहां पर इस तरीके से, और यहां जो मकान बनेंगे वो रेखीय प्रतिरूप होंगे। तो यहां आंसर आएगा झीलों एवं तालाबों के चारों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ये शब्द कौन देते हैं? ये हमारे एलन सैंपुल देती है। संबंध कौन से? परिवर्तन संबंध है, तो एलन सैंपुल आंसर हो जाएगा अमेरिका की। कभी कभार परिभाषा में इनको मिसिंग कर देते हैं कि अस्थिर पृथ्वी कर दिया तो वो लिखना है रिक्त स्थान में, क्रियाशील मानव लिखना है। ये संबंध कैसे हैं? परिवर्तनशील संबंध है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग किन दो स्थानों के बीच होकर किन दो स्थानों के बीच है? तो हम बात करते हैं, एक बार देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग आया हमारे पास में, राष्ट्रीय जलमार्ग हमारे पास में, राष्ट्रीय जलमार्ग वो कई हैं। जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है वो आपके इलाहाबाद से, यानी यूपी में इलाहाबाद से आता है, और इलाहाबाद से लेकर कहां जाता है? वो आपके हल्दिया तक जा रहा है। इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, जहां पर इलाहाबाद भी है, बीच में पटना भी है, पटना और फिर उसके बाद में फरक्का है, और इन भागों में बटा हुआ है। पहला इलाहाबाद से पटना, यानी ये जा कहां से रहा है? ये जा रहा है इलाहाबाद से आपके हल्दिया तक जा रहा है, और विभाजित है इलाहाबाद से पटना, पटना से फरक्का और फरक्का से हल्दिया। ठीक है, अगला है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में, जो आपके असम में है, और असम में कहां पर है? ये आपके सदिया से धुबरी है, सदिया से धुबरी असम में। ठीक है, जो बांग्लादेश के लिए भी एक साझा परिवहन साधन उपलब्ध कराता है। तीसरा है आपका कोटापुरम, कोच्चि से कोटापुरम, केरल के अंदर कोच्चि से कोटापुरम, और यहां पर 3 नदियां इसको जल प्रदान करती है। 3 नदियां कौन सी? पहली नदी है उद्योग मंडल नहर, दूसरी, 3 नहरें माफ कीजिएगा, पश्चिमी तटीय नहर, पश्चिमी तटीय नहर, और तीसरी चंपाकारा नहर, चंपाकारा नहर। आपके पास में एक तो यहां से हो गया, एक आपके पास में अपन ने यहां से कर लिया, दूसरा मार्ग ये रहा, तीसरा ये रहा। चौथा कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से लेकर पांडिचेरी, और यहां पर जो नदियां हैं वो नदियां इसको जल प्रदान करती है, जिसके अंदर अपनी गोदावरी ये नदियां आ गई। तीसरा आपका उड़ीसा से लेके पश्चिम बंगाल में, और यहां पर ब्राह्मणी नदी है, मताई नदी है, ये जल प्रदान करती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है आप समझिए। हमारे पास में प्रश्न क्या था कि जलमार्ग संख्या 1 कहां निकलता है? तो जलमार्ग संख्या 1 जो निकलता है वो आपको पता है हल्दिया, और इसमें प्रयागराज दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रयागराज से लेकर हल्दिया, प्रयागराज से लेकर हल्दिया, क्योंकि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है ना। वैसे तो अपने कोर्स में क्या है, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया है, लेकिन यहां पर अब प्रयागराज पढ़ेंगे हम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप आए तो वहां पर अफ्रीका है और यहां पर एशिया है। अगला क्वेश्चन, समुद्री पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्या होते हैं? प्रवेश मार्ग होते हैं। क्या होते हैं? प्रवेश मार्ग होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कपास अब भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसल, कपास और जूट, ये भारत की प्रमुख रेशेदार फसल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार की व्यक्तिगत साधनों के दो उदाहरण। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है। व्यक्तिगत साधनों के दो उदाहरण दीजिए। संचार के व्यक्तिगत साधन कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे। संचार के व्यक्तिगत साधन देखिए आप, संचार के व्यक्तिगत साधन ये कौन से हैं देखिए आप। व्यक्तिगत साधन जैसे आप संपर्क करना चाहे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से करना चाहे तो हम बात करें, पहले पत्र की बात करते हैं, पत्र भी ऐसे थे। हम टेलीफोन की बात भी कर सकते हैं, टेलीफोन भी ऐसा ही था। हाँ, आज हम पत्र टेलीफोन हो गया। आज की बात करें तो इंटरनेट हो गया। इंटरनेट ये सब क्या है, व्यक्तिगत साधन। इसमें इंटरनेट आज के समय में सबसे प्रमुख साधन है जिसमें आप ईमेल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आप किसी व्यक्ति से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा तुरंत संपर्क कर सकते हैं। तो संचार क्या होता है, जब सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी रुकावट के किया जाए उसे हम संचार के साधन कहते हैं। व्यक्तिगत साधन क्या होते हैं, जिसमें हम किसी व्यक्ति को अपनी बात बिना जो दूसरे व्यक्ति को हम अपनी बात बिल्कुल आराम से पहुंचा सके। व्यक्तिगत साधन क्या होगा, जिसमें हम किसी व्यक्ति को अपनी बात को, अपनी सूचना को आराम से हम आसानी से पहुंचा सके। साधन होंगे पत्र, टेलीफोन, इंटरनेट इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है जिसमें ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा सूचनाओं को हम दे सकते हैं। आजकल देखेंगे आप इसके अंदर, जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स भी हो रहा है, या फिर आप जो अपन सामान खरीदते हैं अमेजन के द्वारा, फ्लिपकार्ट के द्वारा, सब इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रवास के दो अपकर्ष कारक लिखिए। प्रवास के दो अपकर्ष कारक लिखिए। देखिए आपके दिमाग में वापस आना चाहिए कि सर ने यहां पर अपकर्ष कारक लिखा हुआ, एग्जाम के टाइम नहीं आना, एग्जाम के टाइम उत्तर लिखना है आपको, अभी रिवीजन करेंगे जब। अपकर्ष कारक लिखा हुआ है तो ये क्या होते हैं, अरे भैया ये दो स्थान बताए थे मैंने आपको, एक होता है मूल स्थान और एक होता है गंतव्य स्थान। तो ये गंतव्य स्थान की विशेषता होती है। क्यों? क्योंकि अपकर्ष कारक क्या होते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ये आपको बुला रहे हैं यहां पर कि जाओ। हाँ, तो ये क्या हो सकते हैं, ये आपकी अनुकूल जलवायु हो सकती है, अनुकूल जलवायु हो सकती है, ये आपके रोजगार के अवसर हो सकते हैं, रोजगार के अवसर हो सकते हैं, ये आपकी उच्च शिक्षा सुविधा हो सकती है, ये आपके स्वास्थ्य सुविधा हो सकती है, ये नगरीकरण हो सकता है। तो अपकर्ष कारक क्या होते हैं, आप लिखेंगे कि प्रवास जो अपकर्ष कारक होते हैं गंतव्य स्थान की विशेषता होते हैं। ये एक सकारात्मक कारक होते हैं, नकारात्मक नहीं होंगे, सकारात्मक कारक होते हैं। ये ऐसे कारक आप पॉइंट डालेंगे। पहला पॉइंट डालेंगे आप कि अपकर्ष कारक क्या होते हैं, गंतव्य स्थान की विशेषता होते हैं। दूसरा वो कारक क्या लिखेंगे आप कि ये जो होते हैं सकारात्मक कारक होते हैं। तीसरा पॉइंट डालेंगे कि अपकर्ष कारक क्या करते हैं, मूल स्थान से किसी व्यक्ति या समुदाय को गंतव्य स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। और फिर उनके नाम लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, उनके नाम लिख देंगे। तो यहां पर आ जाएगा प्रवास के दो कारक लिखिए, दो पूछा, दो लिख दीजिए, तीन लिख दीजिए। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को समझाइए। वापस पुनः प्रश्न आया, अभी पिछले पेपर में भी था, वापस आया है। देखिए मैं आपको बताऊं, सीधी परिभाषा नहीं लिखनी, थोड़ा सा उसको प्रभावित करना है। आप इसमें लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था WECD ने ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या थी, जो हमारी थी ओवर कॉमन फ्यूचर, जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री जो बर्टलैंड थे वो इसके अध्यक्ष थे, उसके नाम पर इनको बर्टलैंड रिपोर्ट कहा गया है कि बर्टलैंड रिपोर्ट में सर्वप्रथम सतत पोषणीय विकास की परिभाषा दी। ठीक है, आप परिभाषा दे दीजिए आप, और आप इसमें लिखेंगे कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, वर्तमान पीढ़ी यानी आप और हम की बात कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करना ही सतत पोषणीय विकास है। परिभाषा बार बार आ चुकी है, रटना नहीं है, आपको समझना है कि हम अपनी पूर्ति कर लें। हम कौन है, वर्तमान पीढ़ी है, बचा किसके लिए रखने, किसके लिए बचाए संसाधनों को, यानी पेड़ पौधों को, उनको हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए, वही सतत पोषणीय विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके पास में
कि भारत के दो प्रमुख महामार्गों का वर्णन कीजिए। भारत के दो प्रमुख महामार्गों का वर्णन कीजिए। देखिए, महामार्गों की बात करें विश्व के संदर्भ में बताया गया है, लेकिन हमारे भारत में जो हम भारत की बात करते हैं, यहां पर दो ही महामार्गों का वर्णन किया गया है। पहला सड़क मार्ग, महामार्ग सड़क मार्ग से मतलब होते हैं, तो पहला तो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आप इसमें क्या लिख सकते हैं? पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, क्योंकि एक एक नंबर का प्रश्न है तो एक नंबर का तो ये ले लेंगे, 2 नंबर का प्रश्न, प्रधानमंत्री अटल जी के द्वारा देश के 4 महानगरों, कौन कौन से महानगर? आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने की योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। फिर दूसरी बात इसमें लिख देंगे आप, इसकी लंबाई कितनी है? 5843 किलोमीटर के करीब लंबाई है। इसका निर्माण कब हो गया था? 2012 में इस योजना का निर्माण हो गया था। और फिर आप एक डायग्राम बना सकते हैं, यूं डायग्राम बना के यहां पर एक चित्र बना के आपने यहां पर दिल्ली ले लिया, यहां मुंबई ले लिया, चेन्नई, कोलकाता, और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। दूसरी आप इसमें लिखेंगे पूर्व पश्चिम गलियारा, दोनों एक साथ ही है, पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर, और दूसरा उत्तर दक्षिण गलियारा। और देखिए आप इसको आप बनाएंगे यहां से, तो आप यूं समझिए कि ये जाएगी उत्तर से दक्षिण गलियारा, जो आपके जम्मू में श्रीनगर को जोड़ती है आपके कन्याकुमारी तक। कहां जोड़ती है? कन्याकुमारी तक जोड़ती है। श्रीनगर कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कन्याकुमारी कहां है? तमिलनाडु में। यहां पर पोरबंदर कहां है? गुजरात में। और यहां पर असम में सिलचर के मध्य है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा। दोनों काटती कहां पर है? झांसी यूपी में काटती है। जो आपका पूर्व उत्तर दक्षिण गलियारा है, यहां से NH7, जिसको अब NH44 कहते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वो गुजरता है, और यहां से NH27 गुजरता है। और राजस्थान में जो पूर्व पश्चिम गलियारा जाता है वो धौलपुर में से होकर जाता है। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के भी आप चीजें लिख सकते हैं, बजाय आप लिखने के। आपने डायग्राम बना दिया, उसको सब पता पड़ रहा है उसको, समझ रहे हैं आप? अब आप इसमें लिखेंगे कि पूर्व पश्चिम गलियारा हमारे यहां से लेकर यहां तक जाता है, फिर उत्तर दक्षिण गलियारा हमारे यहां से यहां तक जाता है, ये झांसी में काटता है। तो बेटा ये 2 नंबर का प्रश्न, इतना नहीं लिखना नहीं है। तो आप एक डायग्राम के माध्यम से इसमें अपनी बात को कह सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? विकास से क्या आशय है और इसके 3 मूल बिंदु बताइए। देखो विकास क्या है, हमने पढ़ा था विकास और वृद्धि। तो देखिए विकास क्या है, अगर हम बात करके पॉइंटों बताएं तो विकास एक क्या है? पहली बात तो सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। पहली बात तो विकास का केंद्र बिंदु कौन है? विकास का केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्य है ना? अब इसमें ये आ गया, विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। अब इसकी विशेषताएं पूछ रहा है, तो विशेषताओं में लिख सकते हैं आप, विशेषताओं में कि विकास क्या होती है? विकास एक गुणात्मक रूप से नापा जाता है, गुणात्मक रूप है विकास एक। दूसरा, विकास हमेशा सकारात्मक या धनात्मक होता है, ये किसकी विशेषता हो गई? तीसरी विशेषता इसकी आप ले सकते हैं, ये तो हो गया विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। अब विकास, इसकी ये विशेषता हो गई, ये विशेषता हो गई कि देखो आपके जो दिमाग में जो है आप लिख सकते हैं। आप ये मसले सर ने क्या बताया था, आप चीजों को बांटना सीखें, यहां पर आपने लिख दिया। आप और भी लिख सकते हैं इसमें, विकास मूल्य निरपेक्ष होता है, मूल्य सापेक्ष होता है, मूल्य सापेक्ष होता है, ये भी आपने लिख दिया। आप इसमें लिख सकते हैं कि विकास के अंदर एक सार्थक जीवन के मतलब विकास का उद्देश्य सार्थक जीवन की प्राप्ति है। विकास का उद्देश्य सार्थक जीवन की प्राप्ति है, सार्थक जीवन की प्राप्ति है। ये क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन कहीं नहीं है, लेकिन आपको जो लिखा, जो आपने पढ़ा है उनमें से निकाला है कि विकास सतत प्रक्रिया, हम जानते हैं केंद्र बिंदु मनुष्य है, विकास गुणात्मक होता है, जैसे वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास सकारात्मक और धनात्मक होता है, तो वृद्धि क्या होती है? नकारात्मक सकारात्मक भी हो सकती है, हमने जो पढ़े थे उसके अंतर। विकास मूल्य सापेक्ष होता है, तो वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है। दोनों के अंतर भी आप इसमें समझ सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया, किसी एग्जाम उसमें नहीं, पेपर में हमने नहीं पढ़ा है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संकुल कौन सा है और क्यों? देखिए यूरोप की बात करें, उत्तरी पश्चिम यूरोप की बात करें तो एक नदी का नाम हमने पढ़ा था, राइन नदी पढ़ा था, जो स्विट्जरलैंड से निकलती है। और हमने उसमें पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड से ऑस्ट्रिया और फिर स्विट्जरलैंड से लेकर फ्रांस, फ्रांस से जर्मनी की सीमा बनाते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। तो अगर हम बात करें कि यूरोप का सर्वाधिक, आपका क्वेश्चन क्या है समझिए आप, कि यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संकुल कौन सा है? तो यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संकुल है राइन नदी घाटी क्षेत्र, राइन नदी घाटी क्षेत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब क्यों है? पहली बात तो क्यों है कि यह स्विट्जरलैंड से जर्मनी तक विस्तृत है, फैला हुआ है, विस्तृत है। अभी आपको नक्शे में बता देंगे कहां पर है। दूसरा, यहां पर क्या है, रूहर कोयला क्षेत्र अवस्थित है। जो रूहर नदी मिलती है तो रूहर कोयला क्षेत्र स्थित है, जो कच्चे माल का एक बहुत बड़ा स्रोत है कोयले के हिसाब से। तीसरा, यहां यह जो क्षेत्र है वो रेल मार्ग, जलमार्ग, नहरों के द्वारा परिवहन का साधन उपलब्ध कराता है, परिवहन का साधन उपलब्ध करवाता है, यह भी एक कारण हुआ। तीसरा, यहां पर श्रम की उपलब्धता है, श्रम की उपलब्धता है, और साथ में ही स्थानीय मतलब कच्चे माल की मांग है यहां पर। यानी यहां पर क्या है कि आपकी स्थानीय मांग यानी बाजार भी उपलब्ध है आपको यहां पर। पास में क्या है, बहुत बड़े जो अच्छे जो विदेशी जो आपके विकसित देश हैं वो आसपास है, तो यहां पर बाजार भी उपलब्ध है। ठीक है। और फिर एक यहां पर क्या है आपके पास में जल विद्युत ऊर्जा की भी, क्योंकि राइन नदी घाटी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो जल विद्युत ऊर्जा की भी उपलब्धता है। तो यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संकुल कौन सा हुआ? राइन नदी घाटी क्षेत्र हुआ। क्यों है, इसको हम थोड़ा नक्शे के हिसाब से समझते हैं। देखिए आप देखिए, यहां पर मैंने बात की थी, ये यहां से निकलती है, आपके स्विट्जरलैंड है, यहां से वो निकल रही है। आप देखिए स्विट्जरलैंड से निकल रही है, स्विट्जरलैंड से ऑस्ट्रिया, फिर उसके बाद में स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा बनाते हुए, जर्मनी की सीमा बनाते हुए, फिर आपकी यहां पर गिर जाती है। तो मैंने क्या बात कही, पहली बात तो क्यों कही कि राइन नदी घाट, और यहां पर एक नदी मिलती है, इसका नाम है रूहर नदी। क्या नाम है उसका? रूहर नदी, जिसके कारण रूहर कोयला क्षेत्र है। पहली बात तो रूहर कोयला क्षेत्र है, ये आपके स्विट्जरलैंड से लेकर जर्मनी तक विस्तृत है। तीसरा, यहां पर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, कई सुविधाएं उपलब्ध है। यहां पर सस्ता श्रम भी उपलब्ध है और बाजार भी यहां पर है। और सबसे अच्छी बात है यहां पर जल विद्युत ऊर्जा का भी की उपलब्धता है। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका अच्छा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। साइबर स्पेस इंटरनेट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और मैंने बताया भी था, और आप में से एक विद्यार्थी, उनकी एक मांग भी थी कि इस क्वेश्चन का दोबारा बताया जाए। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? देखिए बात तो यह है कि इंटरनेट क्या है उसी का मतलब है, लेकिन इसको एक विशिष्ट रूप में दे दिया साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। देखिए इंटरनेट की बात आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले कंप्यूटर की बात आती है। बिजली से जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर, एक विद्युतीकृत कंप्यूटर जो होता है। आज आपका लैपटॉप हो, आज आप मोबाइल से भी काम करें, लेकिन कंप्यूटर की बात करते हैं। तो पहली बात तो क्या है कि यह विद्युतीकृत यानी बिजली से विद्युतीकृत कंप्यूटर स्पेस का संसार है, स्पेस का संसार है। अब कुछ शब्द होते हैं, देखिए बिजली से जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर है जो स्पेस का संसार है, जिसके अंदर हम सब चीजें कर सकते हैं। आपके इंटरनेट के यूज जो करेंगे आप यहीं के माध्यम से कर सकते हैं। पहली लाइन तो आ गई। दूसरी लाइन क्या होगी यहां पर अगर आप इंटरनेट में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको टाइप करना पड़ता है www, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो यह वर्ल्ड वेब वाइड से घिरा इंटरनेट समूह है। कुछ भी लाइन लिख सकते हैं आप, इंटरनेट समूह है। दिमाग में क्या रखना है कि पहली बात तो विद्युतीकृत कंप्यूटर स्पेस का संसार है, या कंप्यूटरीकृत, या भी लिखते हैं विद्युत कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। बिल्कुल कंप्यूटर बिजली से जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा, यहां पर वर्ल्ड वेब वाइड से यानी www डॉट से घिरा हुआ है। आप कोई भी चीज करेंगे वो यहीं से शुरू करेंगे।
तीसरी इसकी विशेषता क्या हो गई कि यहां पर सूचना, यह सूचना, यहां सूचना भेजने वाला, वह पाने वाला, वह भेजने वाला, वह पाने वाला बिना किसी शारीरिक श्रम के, बिना किसी शारीरिक श्रम के, कोई शारीरिक श्रम नहीं होगा, बिना किसी शारीरिक श्रम के सूचनाओं को भेज सकता है या पा सकता है। ये किसकी सुविधा है? आप इंटरनेट से कोई चीज भेजेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत भेज देंगे। ठीक है, अगला देखिए आप, इसके आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। अगला क्या करेंगे आप इस सूचना को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी इंटरनेट विश्व में कहीं पर भी अपनी सेवाएं दे सकता है, कहीं पर भी अपनी सेवाएं दे सकता है, चाहे वो कोई नाव हो या फिर कोई ट्रेन हो या फिर आप कोई हवाई जहाज हो, कहीं पर भी सेवा दे सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन ये सकता है कि इंटरनेट क्या होता है, तो आप यही रोक सकते हैं कि यह विद्युतीकृत कंप्यूटर के स्पेस का संसार है, यह वर्ल्ड वेब वाइड से घिरा हुआ इंटरनेट समूह है जिसमें सूचना भेजने वाला और पाने वाला शारीरिक श्रम के बिना अपनी सूचनाएं दे सकता है। इसे ही इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, कुछ और सुविधाएं देखिए आप इस इंटरनेट के अंदर आप ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई प्रशासन, इनके द्वारा आपको कई सुविधाएं प्राप्त होती है। और सबसे खास बात क्या है कि इनसे प्राप्त सूचनाएं, इनसे मतलब इंटरनेट से प्राप्त सूचनाओं व उपग्रह चित्रों के माध्यम से, सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम? नगर नियोजन, कोई नगर है उसकी आपको 100 साल की योजना बनानी, वो बना सकते हैं। नगर नियोजन है, आपके पास में जैसे वनोन्मूलन है, या फिर मान लीजिए आप कोई संसाधन की खोज करना चाहते हैं, कोई संसाधन की खोज है, वो सब कार्य आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। या मान लीजिए तूफान के बारे में, कोई तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, यानी मौसमी घटनाएं, उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। साइबर स्पेस इंटरनेट यह बिजली के द्वारा जुड़ा हुआ एक कंप्यूटर का संसार है, विद्युतीकृत। दूसरा, ये वर्ल्ड वेब वाइड के द्वारा घिरा हुआ एक, उसके बिना नहीं चल सकता, उससे घिरा हुआ एक इंटरनेट समूह है। इसमें सूचना भेजने वाला और प्राप्त करने वाला बिना किसी कोई मशक्कत के, बिना श्रम के अपनी सूचनाओं को भेज सकता है। इसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व में कहीं किसी कोने पर सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इसमें ई लर्निंग आ गई, ई प्रशासन आ गया, है ना, ई कॉमर्स आ गया, कई प्रकार की सुविधा है। और दूसरी बात, इनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं को आप नगर नियोजन के अंदर, असैनिक क्षेत्रों में जहां सेना नहीं है वहां पर भी आप काम ले सकते हैं। आप तूफान है, चक्रवात की समस्या है, या फिर संसाधनों की खोज में इसको काम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप यहां से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये क्वेश्चन आया है वापस, मैंने आपको रिपीट किया था पिछले पेपर में। आर्थिक दृष्टि से 3 नंबर का प्रश्न है। देखिए, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है मुख्य श्रमिक। कौन सा है? मुख्य श्रमिक है। दूसरा जो भाग है वो है आपका सीमांत श्रमिक है। कौन सा है? सीमांत श्रमिक है। तीसरा जो भाग है वो आपका अन्य श्रमिक है। सीमांत मुख्य श्रमिक क्या होता है? जो एक वर्ष में 6 माह या 183 दिन से अधिक काम करता है, दिन से अधिक काम करे, वो आपका मुख्य श्रमिक हो गया। सीमांत श्रमिक क्या होता है? जो एक वर्ष में 6 माह या 183 दिन से कम कार्य करे, उसे क्या कहेंगे हम? सीमांत श्रमिक कहेंगे, है ना। और अन्य श्रमिक क्या होता है? जो एक वर्ष में एक भी दिन काम ना करे, उसे हम क्या कहेंगे? अन्य श्रमिक कहेंगे। तो ये बांटा हुआ है आर्थिक दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को, और सबसे मुख्य श्रमिक है, सीमांत श्रमिक है और अन्य श्रमिक है। ठीक है, इसको आप और अच्छे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, देखिए, विश्व में व्यापार को आसान बनाने के लिए, जो हमारे जो कर लगते हैं उनको आसान बनाने के लिए, व्यापार को सरल बनाने के लिए 1948 में एक संस्था की स्थापना होती है सबसे पहले। यानी विश्व में व्यापार को सरल बनाने के लिए,
करों को, जो कर हैं, जो भी कर हैं, उनको आसान बनाने के लिए, उनको कम करने के लिए 1948 में संस्था की स्थापना होती है। उसका नाम है गैट, GATT, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। हिंदी में नाम क्या होगा? जर्नल का नाम होगा सामान्य, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, टैरिफ का मतलब होता है प्रशुल्क समझौता, यानी मैंने कहा व्यापार को सरल बनाने के लिए, और ट्रेड यानी प्रशुल्क यानी करों को आसान बनाने के लिए एक समझौता बनाया गया था। बाद में इसी को ही बदलकर 1995 के अंदर बना दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड में। कार्य क्या है? कार्य समझिए आप, इसका कार्य क्या है कि पहली बात तो जो भी WTO के सदस्य हैं, यानी WTO के सदस्यों में व्यापारिक करों को निर्धारित कर, व्यापारिक करों को निर्धारित कर व्यापार के नियम बनाना, व्यापार के नियम बनाना। नियम बना दीजिए भैया, बिल्कुल नियम बना देंगे भाई, इस हिसाब से काम होना चाहिए। दूसरा ये हो जाए कि भैया विनियम तो बना दिए, लेकिन कोई लड़ाई हो जाए तो सदस्य देशों में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा भी कौन करेगा? विवाद का निपटारा भी कौन करेगा? आपका WTO करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई बात अपनी रखना चाहे, कोई छोटा देश है वो अपनी बात रखना चाहे, तो ये क्या करेगा? सदस्य देशों को एक व्यापार के उद्देश्य में सदस्य देशों को मंच भी प्रदान करेगा। सदस्य देशों को मंच प्रदान करना, ये एक मंच भी प्रदान करेगा, करना बहुत अच्छी बात है। तीसरा, ये चौथा ये क्या करेगा कि विश्व के जो संसाधन है उनका अनुकूलतम प्रयोग ये भी किया जाएगा। कैसे हम उनका प्रयोग कर सकते हैं? अनुकूलतम प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा क्या करेगा? पांचवा यहां पर ये करेगा कि आपकी जो विश्व की जो आर्थिक नीति है, विश्व की जो आर्थिक नीति है, इसको बनाने में ये विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद लेगा। अंतरराष्ट्रीय यानी IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी सहायता लेगा। ठीक है, ये विश्व की आर्थिक नीति बनाने में। तो पहला तो हो गया, व्यापार के नियम बनाएगा, विवाद का निपटारा करेगा, मंच प्रदान करेगा, और अनुकूलतम संसाधनों का प्रयोग करेगा, और आर्थिक नीति बनाएगा। और सबसे लास्ट क्या करेगा? ये दूर संचार व बौद्धिक संपदा, यानी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जैसे बौद्धिक संपदा का प्रवास होता है, कोई व्यक्ति है पढ़ा लिखा है, अपने डॉक्टर इंजीनियर, वो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, तो दूरसंचार संबंधी और बौद्धिक संपदा जो ये काम होते हैं उनको भी ये निर्धारित करेगा। तो WTO के सामान्य से कार्य हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम है इसका, वायु प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव बताइए। देखिए बेटा, वायु प्रदूषण क्या होता है आप यूं समझिए, हम हमेशा करते हैं कि प्रदूषण का मतलब ही क्या होता है कि जब वायु के अंदर अवांछनीय पदार्थ, धूल, राख या फिर कल कारखानों से निकला धुआं, विषैली गैसें, जब अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण दो प्रकार से होता है, एक तो प्राकृतिक जनित और एक होता है मानव जनित होता है। मानव जनित के अंदर कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो हम बात करते हैं वो अम्ल वर्षा की बात करते हैं। इससे होने वाला जो कारण नुकसान क्या है? पहला तो है कि श्वसन तंत्र की बीमारियां हो जाती है, चाहे वो पशुओं को हो चाहे वो मनुष्य को हो। ठीक है, एक तो ये हो जाती है। दूसरा आप इसमें ले सकते हैं कि यहां पर कैंसर व चर्म रोग की बीमारियां हो जाती है। जैसे मान लीजिए वायु के अंदर सल्फर की या फिर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है तो उससे भी आपकी कई बीमारियां हो सकती है। तीसरा क्या होता है कि जो वन संपदा है या कोई पेड़ पौधे हैं, उनके उत्पादन में यानी उनकी वृद्धि में भी समस्या आती है। चौथा है शहरों के अंदर एक शहरी धूम्र, यानी अगर आप दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है वहां की वायु में, तो शहरी धूम्र की समस्या हो जाती है, जिसके कारण मतलब आपको ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा नहीं मिल पाती है। पांचवा आप ले सकते हैं यहाँ पर जो विशिष्ट कारण है वो आप ले सकते हैं यहाँ पर अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जो हमारे पास में जो जलवाष्प जब होती है हमारे वायुमंडल में, उसमें जब NO2
और प्लस SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो जल के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर के जो तत्व बढ़ जाते हैं, तो जब ये वर्षा होती है तो उसके अंदर उसका पीएच बढ़ जाता है। उसका क्या बढ़ जाता है? पीएच। और जो पीएच होता है वो 5.5 से ज्यादा हो जाता है, इसी कारण उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है। एक कारण आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है, आपके रॉकेट से निकलता है, उसके कारण उसमें ओजोन जो हमारी परत है उसमें भी छिद्र हो रहा है, जिसके कारण भी चर्म रोग या कैंसर की समस्या हो रही है। ये सब कारण आप लिखते हैं, आप 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर समझ में आया होगा। झुंझुनू जिले का पेपर है। हमने क्वेश्चंस के साथ में पूरे पाठ्यक्रम को, सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। आप इसको वीडियो को देखिए, कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।